हेलो एवरीवन, अश्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी तेरे होने की दुआ का अगला भाग। श्याम के बाएं कंधे पर पट्टी बंधी थी और वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोल कर देखा। विलियम खड़ा था। वह उठकर बैठने लगा तो विलियम ने कहा, इट्स फाइन श्याम, लेटे रहो। मुझे लगा था इस बार तुम काम पूरा करके आओगे। श्याम ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, मेरी गलती है बॉस, मैंने उन्हें कम आंक लिया। इतना सपोर्ट मिलने के बावजूद मैं हार गया। विलियम उसके बिस्तर के बगल के चेयर पर बैठते हुए बोला, मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है श्याम, कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और तुमने वही किया। उन सब ने मिलकर हमारे पूरे अड्डे को तबाह कर दिया। हमारा इतने सालों का रिसर्च, दवाइयाँ, सब कुछ अब पुलिस के हाथ लग चुका है। शैलेश कुलकर्णी जीत गया, वो भी उन बच्चों के दम पर। लेकिन हमारा हुक्म का इक्का अभी भी बाकी है। उन्हें मात देने के लिए वही काफ़ी होगा। इधर विधि के सामने स्क्रीन पर एक आईडी कार्ड की फोटो थी, जिसे देखते ही उसकी आंखों में बेयकीनी आ गई। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? विशाल मयंक माहेश्वरी है? क्या उसका माया माहेश्वरी से कोई ताल्लुक है? तभी उसके सिर पर पीछे से कोई चीज आकर टकराई। उसने अपने सिर पर हाथ रख पीछे मुड़कर देखा। विशाल खड़ा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह चेयर पर बेहोश हो गई। विशाल ने सामने स्क्रीन को देखते हुए कहा, इतना क्यूरियस नहीं होना चाहिए विधि। तुम्हें तो पता होगा कि क्यूरियोसिटी किल्स अ कैट। मैं अभी वक्त लेना चाहता था कुछ भी करने से पहले, लेकिन शायद अब मजबूरी में जल्दी करना पड़ेगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज किया। आधे घंटे बाद विधि की पलकें फड़फड़ाई। उसे अपने सिर में दर्द का एहसास हो रहा था। उसने अपना हाथ सिर की तरफ ले जाना चाहा। तब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पीछे करके बांधे गए थे। उसने आंखें खोल आसपास देखा। वो इस वक्त विशाल के कमरे में फर्श पर बंधी पड़ी थी। तभी विशाल की आवाज आई, कैसी हो तुम विधि? उसने उसे जलती निगाहों से देखा। वो मुस्कुराया और उसके पास आकर बैठते हुए बोला, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करने लगा था। उसने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ किया तो विधि खिसक कर पीछे हो गई। वह बोला, तुम कभी मेरी बात नहीं मानती ना, और पता नहीं उस सिवी संस्कार और आदत से तुम्हें इतना लगाव क्यों है। मुझे तो लगा था तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, लेकिन देखो, मेरा छूना तक तुम्हें पसंद नहीं है। विधि ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम विशाल नहीं हो, तुम मयंक माहेश्वरी हो। माया तुम्हारी बहन है ना? वो हंसा, मानना पड़ेगा, तुम हो समझदार। शैलेश कुलकर्णी ने विशाल को ही हायर किया था, लेकिन मैंने उसकी पहचान चुरा ली। दुनिया की नज़र में विशाल यहाँ तुम सबके साथ काम कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो इस दुनिया में नहीं है। विधि ने उसे नफरत से देखा। वह बोला, उसकी वजह तुम सब हो। आज माया की जिंदगी बर्बाद हो गई है। विक्रांत जेल पहुंच गया है और माया की बॉडी का पूरा दाहिना हिस्सा पैरालाइज हो गया है, और यह सब कुछ हुआ है शिवी की वजह से। उसे दवाइयाँ बदलनी थी तो बदलती, लेकिन उसने जानबूझकर माया को नुकसान पहुंचाया। इसलिए उसे मरवाने का पूरा इंतजाम कर दिया था मैंने, लेकिन पता नहीं कैसे दोनों बच गए। लेकिन अब नहीं बचेंगे। विधि हंसने लगी। मुझे यहाँ बांध कर रखने से तुम शिवी को नहीं हरा सकते। मयंक ने उसका जबड़ा पकड़ते हुए कहा, तुम उसकी ऐसे तारीफ कर रही हो तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो सही नहीं है तुम्हारे लिए। विधि, जितना मैं जानता हूँ, शिवी तुम्हारी बहुत परवाह करती है। तुम्हारे लिए वो अपनी जान भी देगी, जैसे तुम इस वक्त उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो। तभी बाहर से आदित्य की आवाज आई,
विधि, कहाँ हो तुम? विधि चिल्लाने वाली थी जब मयंक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वह खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। इधर आदित्य पूरे घर में उसे ढूंढ चुका था। उसने हॉल में खड़े हो खुद से पूछा, ये दोनों गए तो गए कहाँ? वो घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। उसमें विधि उस सिस्टम वाले रूम में जाती दिखी थी, लेकिन वहां से निकलते नहीं। वह उस रूम में खड़ा हो चारों तरफ देखते हुए बोला, विधि को इस कमरे की दीवारें निकल गई या उससे यह जमीन खा गई? वह कुछ देर बाद घर से बाहर निकल गया। मयंक को जैसे ही घर के मेन डोर के बंद होने की बीप सुनाई दी, वो मुस्कुराया। आदित्य चला गया विधि, वो भी तुम्हें ढूंढे बगैर। इनके लिए ही तुम इतना परेशान होती हो। वह अपने कमरे से निकला और घर के मेन दरवाजे के पास पहुंचा। तभी उसके सिर पर किसी ने पीछे से बंदूक रख दी। वह बोला, तो अभी भी यहीं हो आदित्य? आदित्य ने पूछा। विधि कहाँ है? मयंक ने पीछे मुड़ते हुए कहा, रावी कपूर हाउस से अपने घर जाने के लिए निकल गई होगी, है ना? आदित्य ने उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसका नाम लेने की? तुम गद्दार निकले विशाल। तभी उसके पीछे से विधि की आवाज आई, वो विशाल नहीं है आदित्य, ये मयंक माहेश्वरी है, माया का भाई। असली विशाल को इन लोगों ने मार दिया है। इसने उसकी पहचान चुराई है। मुझे पूरा यकीन है कि ये उन लोगों के साथ काम करता है जो लोग अथर्व के पीछे पड़े हैं। मयंक ने विधि को देखते हुए कहा, खुद को छुड़ा लिया बड़ी जल्दी? विधि उसके तरफ आते हुए बोली, तुम हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो मयंक, इसलिए तुम्हें ये नहीं पता कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने के अलावा भी मुझे बहुत कुछ आता है। मयंक मुस्कुराया, इस मामले में मैंने तुम्हें गलत समझा है विधि। कभी तुम्हें शिवी की तरह किसी से लड़ते नहीं देखा। लेकिन रावी को बहुत कुछ नहीं आता होगा बेचारी। उसका भाई ऋषभ घर पर उसका इंतजार कर रहा होगा। क्या होगा जब उसे उसका इकलौता परिवार, उसकी बहन की मौत की खबर मिलेगी? आदित्य की पकड़ उसके गर्दन पर कस गई। मयंक ने उसकी आंखों में देखा, जो भी करना सोच समझ कर करना आदित्य। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे बदला लेने के चक्कर में तुम रावी की जान ले लो। विधि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आदित्य, रावी को हमें बचाना होगा। उसकी पकड़ मयंक के गले से ढीली हो गई। मयंक सोफे की तरफ जाते हुए बोला, तुम सब इमोशनल फूल्स हो। एक अजनबी की जान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। वह सोफे पर बैठ गया और बोला, आदित्य, मेरी रावी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे शिवी और अथर्व से बदला चाहिए। उनकी वजह से आज मेरी बहन रो रही है। मैं उसके एक एक आंसू का बदला लेना चाहता हूँ। रावी को बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। शिवी और अथर्व को लेकर वहां जाओ जहां मैं कह रहा हूँ। आदित्य बोला, वो तुम खुद भी कर सकते हो। उसे तुम्हारी सच्चाई नहीं पता है। मयंक मुस्कुराया, तुम भी जानते हो आदित्य, मेरे कहने पर शिवी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारे कहने पर वो कहीं भी चली जाएगी, क्योंकि वो तुम पर यकीन करती है। आदित्य ने कहा, पहले मुझे रावी के सही सलामत होने का प्रूफ चाहिए। विधि ने हैरानी से उसे देखा। वो उसके कंधे को पकड़ते हुए बोली, आदित्य, तुम इस तरह शिवी और अथर्व को कुर्बान कैसे कर सकते हो? आदित्य ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, रावी की फिक्र शिवी से ज्यादा है मुझे विधि। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मयंक मुस्कुराया और अपने फोन में लाइव फुटेज दिखाई। रावी एक कुर्सी से बंधी थी। उसके मुंह पर टेप लगा था। उसके आसपास कुछ आदमी खड़े थे। वह अपनी गर्दन घुमा उन सबको देख रही थी। आदित्य ये देख बाहर जाने लगा तो मयंक ने कहा, आदित्य रुको। उसने उसके जेब से उसका फोन निकाल कहा, अब जाओ और चालाकी मत दिखाना। विधि बोली, आदित्य, रावी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से शिवी की जान खतरे में जाए। मयंक ने हंसते हुए कहा, विधि तुम भी ना। आदित्य रावी को पसंद करता है। वह ऐसे कैसे उसे कुछ भी होने देगा? और रावी भी तो उससे कितना प्यार करती है।
आदित्य उसे ऐसे कैसे बेसहारा छोड़ सकता है? आदित्य ने उसे देख कहा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है विधि। मेरे लिए रावी इम्पोर्टेंट है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मयंक ने अपने पॉकेट से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और उसकी जैकेट में डालते हुए बोला, तुम सेवी से जो भी बात करोगे वो मुझे यहाँ सुनाई दे रहा होगा। मैंने सेवी को मैसेज भेज दिया है। वो तुमसे बाहर आकर मिल लेगी। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो रावी को दोबारा जिंदा नहीं देख पाओगे। उसने जलती निगाहों से मयंक को देखा और वहां से बाहर निकल गया। विधि उसके पीछे जाने लगी थी, लेकिन तभी मयंक ने उसका हाथ पकड़ खुद के करीब खींच लिया। उसने कहा, तुम कहाँ जा रही हो विधि? तुम्हें मेरे साथ रहना है। मेरे दिल की ना जाने कितनी बातें हैं जो मैंने तुमसे अभी तक नहीं की। मैं तो तुम्हारे करीब जाना चाहता था, लेकिन तुम हो कि हमेशा मुझसे दूर भागने में लगी रहती थी। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। विधि ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। वह जाकर सोफे पर बैठ गई। मयंक ने अपने जेब से विधि का फोन निकाला। तुमने इसे ढूंढा जरूर होगा, है ना? उसने एक वॉकी टॉकी जैसा दिखने वाला डिवाइस टेबल पर रखा। थोड़ी देर बाद उसमें से सिवी की आवाज आई, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आदित्य ने कहा, शैलेश अंकल तुमसे और अथर्व से मिलना चाहते हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शिवी ने उसे देखते हुए कहा, ठीक है, मैं 10 मिनट में अथर्व को लेकर आती हूँ। तभी आदित्य के पॉकेट में रखे डिवाइस से आवाज आई, घर से कार निकालो और उसमें बिठाकर उसे वहां लेकर जाओ जहाँ का एड्रेस उसमें मैं डाल रहा हूँ। मैं विधि को लेकर तुम्हारे पीछे ही रहूँगा। अगर तुमने रास्ते में कोई चालाकी दिखाई तो विधि अपने जान से जाएगी, साथ में तुम्हारी जान रावी भी। वो विधि का हाथ पकड़ खड़ा हुआ और दोनों जल्दी ही गैराज में थे। आदित्य एक कार ले बाहर निकल गया। वहीं मयंक दूसरी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और विधि उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर। उसने कार बाहर निकाल दी। थोड़ी ही देर में सिवी अथर्व को व्हील चेयर पर लेकर आई। उसने ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक जींस पहन रखा था और सिर पर कैप लगा रखा था। आदित्य के सहारे से उसे उसने कार में बिठा दिया और खुद पीछे बैठ गई। आदित्य ने कार ड्राइव करना शुरू किया। शिवी ने पूछा, सर मुझे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते थे, उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा? आदित्य बोला, अभी अभी अटैक हुआ है, वो किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तुम अकेले रहती तो खतरा हो सकता था। शिवी नाराजगी से बोली, रावी ने बताया तुमने उसे मुझ पर नजर रखने के लिए कहा है। आदित्य धीरे से मुस्कुराया, वो बस ऐसे ही, मैं नहीं चाहता तुम लोग अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाओ और कोई प्रॉब्लम हो जाए। वैसे तुम दोनों ने कुछ किया तो नहीं ना? अथर्व बोला, नहीं। तभी कार आगे चल रही कार से टकराने को थी। शिवी चिल्लाई, आराम से आदित्य, आज तक मैंने कभी तुमसे ड्राइविंग में गलती होते नहीं देखी है, आज क्या हो गया? आदित्य बोला, कुछ नहीं, आंखों पर अचानक कहीं से लाइट आ गई थी। रावी के पेट में कोई बात नहीं पचती ना, उसने तुम्हें जाकर बता दिया। शिवी हंसते हुए बोली, मैं उसकी रोल मॉडल हूँ, वो मुझसे कोई बात नहीं छिपाती। वो सब जल्दी ही पुरानी बंद पड़े वेयर हाउस के पास पहुंचे। शिवी ने बाहर निकलते हुए पूछा, सर ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तभी पीछे एक कार रुकी। उसमें से विधि और मयंक निकले। शिवी ने दोनों को देखते हुए कहा, सर ने तुम दोनों को भी यहाँ बुलाया है? लगता है कोई स्पेशल मीटिंग करनी है उन्हें। अब तक आदित्य ने अथर्व को व्हील चेयर पर बिठा दिया था। वह उसके व्हील चेयर को धक्का देते हुए अंदर जाने लगी। आदित्य के चेहरे पर परेशानी देखकर मयंक ने उसके कान में कहा, परेशान मत हो, मैं उन दोनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। कुछ देर में सब वेयर हाउस में थे। शिवी ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा? आदित्य ने पूछा, रावी कहाँ है? शिवी ने पीछे मुड़कर पूछा, रावी? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? रावी यहाँ क्यों होगी? वो तो कब को घर जाने के लिए निकल गई है। मयंक उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, बहुत जल्द समझ आ जाएगा आदित्य क्या कह रहा है। थोड़ी देर में वहां पर कई आदमी आ खड़े हुए और उन सबको घेर लिया। उन्हीं में से एक के साथ रावी थी। उसके मुंह से टेप हटा दिया गया था
लेकिन हाथ अभी भी पीछे करके बंधे थे। वो आदित्य को देखते ही चिल्लाई, आदित्य सर। आदित्य उसकी तरफ जाने लगा तो मयंक ने अपने हाथ बीच में लाते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है आदित्य, पहले मुझे मेरा काम तो करने दो। तुम्हारी रावी कहीं भागी नहीं जा रही। शिवी ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, हो क्या रहा है यहाँ? विधि ने कहा, शिवी, ये आदमी विशाल नहीं बल्कि माया का भाई मयंक है। इसने असली विशाल को शायद मारकर उसकी पहचान चुराई है। अब रावी को किडनैप कर उसने आदित्य को मजबूर किया कि वो तुम्हें और अथर्व को यहाँ लेकर आए ताकि वो माया का बदला ले सके। आदित्य बोला, मुझे माफ कर दो शिवी, लेकिन मैं मजबूर था। रावी को कुछ नहीं होने दे सकता था। रावी बोली, नहीं आदित्य सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे आदमी का साथ कैसे दे सकते हैं? मुझे मरना मंजूर है, लेकिन एक गद्दार का साथ देना नहीं। शिवी अथर्व के सामने खड़ी हो गई। मयंक ने कहा, बस करो तुम सब अपना इमोशनल ड्रामा। कोई रिश्ता नहीं है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी ऐसे दिखा रहे हो जैसे कितना प्यार है एक दूसरे से। और ये क्या नाटक है? देश से गद्दारी नहीं करनी, किसी गद्दार का साथ नहीं देना। ये देश तुम्हें खाने को दे रहा है क्या? एक आदमी ने उसे गन थमाई। उसने उस गन को देखते हुए कहा, वैसे तो माया अथर्व को अपाहिज करना चाहती थी और पूरे कपूर परिवार को तड़पाना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा कोई विचार नहीं रखता। इसलिए सीधे तुम्हारा काम तमाम करना ही ज्यादा बेहतर होगा अथर्व। शिवी ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, मेरे रहते तुम उन्हें छू भी नहीं सकते। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं मैं क्या कर पाता हूँ और क्या नहीं। विक्रांत को जेल पहुंचाकर तुम यही सोच रही होगी ना कि तुम जीत गई हो, लेकिन आखिरी चाल मैं खेलूंगा जिसमें तुम हारने वाली हो। शिवी अटैकिंग मूड में आ गई। मयंक ने आदित्य को देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो आदित्य? इसे हटाओ मेरे सामने से। मैं इसका चेहरा तब देखना चाहता हूँ जब मैं इसके पति की जान ले लूंगा। आदित्य शिवी के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो शिवी, लेकिन मेरे लिए रावी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शिवी ने उसे देखते हुए गुस्से से कहा, जिस इंसान को बचाने के लिए हम लोग इतने वक्त से इतना कुछ कर रहे हैं, तुम उसकी जान कैसे खतरे में डाल सकते हो आदित्य? हम लोग इन्हें इसलिए नहीं बचा रहे थे क्योंकि इनका मुझसे कोई रिश्ता है या किसी ने अपने पर्सनल गेन के लिए हमसे ऐसा कुछ कहा था। हम इसलिए बचा रहे थे क्योंकि वो कई जान बचा सकते हैं। इस देश को उनकी ज़रूरत है, मेडिकल फील्ड को उनकी ज़रूरत है। आदित्य ने कहा, अगर रावी को कुछ हो गया तो वापस नहीं आएगी शिवी। मैं पहले ही अपना सब कुछ खो चुका हूँ, उसे नहीं खो सकता। रावी ने कहा, आदित्य सर, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप इनकी बातें मत मानिए। मैंने जब ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था तभी अपने सिर पर कफन बांध लिया था। अगर आज मुझे कुछ हो भी गया तो मैं खुद को खुशनसीब समझूंगी। मैं जानती हूँ मेरे पीछे आप ऋषभ का पूरा ख्याल रखेंगे। आदित्य आंसू भरी नजरों से उसे देखने लगा। मयंक ने कहा, ये इमोशनल बातें सुन मेरा तो गला ही भर आया। तुम सब एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो ना? चलो तुम सबका काम आसान कर देता हूँ। अथर्व को मारने के बाद एक एक कर तुम सबको भी उसके पास भेज दूंगा मैं। आदित्य, अब कुछ करो भी। आदित्य शिवी को जबरदस्ती पकड़कर उन आदमियों के पास लेकर चला गया जो लोग रावी को पकड़कर खड़े थे। मयंक ने अथर्व के माथे की तरफ बंदूक का निशाना करते हुए कहा, गुड बाय अथर्व कपूर। अथर्व, जिसने अब तक ना कुछ बोला था ना ही नजरें उठा किसी को देखा था, उसने नजरें उठाकर मयंक की आंखों में देखा और उसकी आंखों में हैरानी आ गई। उसके मुंह से निकला, संस्कार? मयंक के हाथ में पकड़ी गन पल भर में संस्कार के हाथ में थी। वहीं शिवी ने अपने पास खड़े आदमियों पर चाकू से अटैक कर दिया। आदित्य ने भी तुरंत ही रावी को उनसे छुड़ाकर विधि की तरफ धक्का दे दिया। विधि ने उसका हाथ खोल दिया, फिर वो दोनों भी लड़ने लगे। कुछ ही देर में वहां पर मौजूद हर आदमी मर चुका था, मयंक को छोड़कर। मयंक ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने धोखा दिया है मुझे आदित्य। आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारे सामने मजबूर होकर
शिवी और अथर्व को खतरे में डालूंगा। तुम पहली बार हमारे साथ काम कर रहे हो विशाल। नो मयंक, तुम नहीं जानते, हमें एक दूसरे से कुछ भी कहने के लिए अपनी आवाज़ का सहारा नहीं लेना पड़ता। रावी ने ताली बजाते हुए कहा। यू आर सो कूल आदित्य सर। संस्कार ने मयंक के पेट में एक जोरदार पंच दे मारा। वो सीधे घुटनों के बल बैठ गया। उसने पूछा, लेकिन तुमने ये सब खेल खेला कब? आदित्य बोला, जब मैं विधि को ढूंढ रहा था तब मुझे उसके हाथ का ब्रेसलेट तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर दिखा। मैं तुरंत घर की फुटेज चेक करने गया। उस आधी अधूरी फुटेज को देख मैं समझ गया विधि है तुम्हारे कमरे में, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फुटेज डिलीट नहीं होती। मैंने उसी वक्त सीवी को एक कोड मैसेज भेज दिया। फिर जब मैं सीवी से मिलने गया, मैंने आंखों से ही इशारा कर दिया कि तुम सब सुन सकते हो। हमने नाटक किया। शिवी ने संस्कार को पहले ही बता दिया था, क्योंकि दोनों की बॉडी एक जैसी है। उसने अथर्व के कपड़े पहने और हमारे साथ चला आया। मयंक मुस्कुराया। वह कुछ देर तक अपना पेट पकड़ वैसे ही बैठा रहा, फिर उनकी तरफ देखते हुए हंसने लगा। सब उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। वो कुछ देर बाद बोला, उसने बिल्कुल सही कहा था। तुम सबको कमज़ोर समझकर मैं अपनी मौत को दावत दूंगा। सब उसके कहने का मतलब समझने की कोशिश करने लगे। तभी उन्हें रावी के चिल्लाने की आवाज़ आई। सब ने उस तरफ देखा। रावी के पीछे एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में डंडा था। रावी नीचे गिरने लगी जब आदित्य ने जाकर उसे थाम लिया। वहीं शिवी ने उस आदमी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। संस्कार का ध्यान एक पल के लिए मयंक से हट गया। इसी का फायदा उठा मयंक ने उसके हाथ से गन ले ली। संस्कार कुछ करता उससे पहले कुछ लोग संस्कार के पास आ गए। वह उनसे लड़ने लगा। मयंक ने गन सीवी की तरफ तान दी और गोली चलने की आवाज़ आई। क्या मयंक शिवी की जान ले लेगा? क्या रावी सही सलामत रहेगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरे होने की दुआ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ जल्द ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।